हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। उनके प्रॉपर्टीज़ में कैसा वेरिएशन आता है, कैसा ट्रेंड्स आता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 17 में। तो ग्रुप 17 में सबसे पहला एलिमेंट होता है फ्लोरीन, टॉप ऑफ द टेबल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इसमें से एस्टेटीन जो होता है वो रेडिएक्टिव रेडियोथर्मी होता है। ठीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि इसकी पढ़ाई थोड़ी स्टडी जो होती है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है इसके रेडियोएक्टिविटी के कारण। चलिए अब शुरू करते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए तो 2s2p5, क्लोरीन का 3s23p5, ब्रोमीन का 4s4p5, 5s5p5, 6s6p5। तो हम ये देख सकते हैं, ये देखिए सबके लास्ट में क्या आ रहा है, NS2NP5 टाइप का कन्फिग्रेशन आ रहा है, NS2NP5 टाइप का विन्यास आ रहा है। तो अगर हमको कहा जाए कि 17th ग्रुप का जो जनरल कन्फिग्रेशन है, साधारण अगर विन्यास अगर आपसे करने को कहा जाए तो क्या होगा, वो होगा NS2NP5। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। चलिए आगे की बात करते हैं, रेडियस की बात देखिए। ठीक है, देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आते हैं, आप किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होती है, साइज इंक्रीज करती है। ठीक है, साइज इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करती है देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन में n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2। मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस से इतनी दूरी पे है। क्लियर है। अब यही क्लोरीन में अगर बात की जाए, अब देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या सबसे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे। अब ये दूरी देखिए बढ़ रही है ना, ये दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो जब ये दूरी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है यही जो दूरी होती है यही तो होता है ना एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस यही ना होता है। तो अब ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे जाने पे साइज क्यों बढ़ रही है। नीचे जाने पे साइज इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में भरा जा रहा है, नए वाले ऊर्जा कोश में भरा जा रहा है वो। ठीक है, इस वजह से नीचे जाने पर साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर है। अगला देखते हैं। अगर हमको साइज का ऑर्डर सेट करने को कहा जाए तो फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा और फिर एस्टेटीन होगा। क्लियर है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन विभव। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एटम की साइज बढ़ती है तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, घटती है। या फिर अगर किसी एटम की साइज घटती है तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अगर आप कंपैरिजन करें, ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या हो रही है, कमिंग फ्रॉम फ्लोरीन टू एस्टेटीन या आयोडीन आप अगर बात करें तो साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। इसका मतलब क्या है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी। और ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी और कुछ नहीं होता है, आयनन विभव और कुछ नहीं होता है कि आपके पास एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है, एक अकेला अलग थलग पड़ा हुआ एक परमाणु है, उसी से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, जो ऊर्जा देनी पड़ेगी, वही क्या कहलाता है, आयनन विभव या आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ती है वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो अगर आप फ्लोरीन से चले आयोडीन या एस्टेटीन की तरफ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो देखा गया है जो हैलोजन सीरीज होती है, इनको हैलोजन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ये जो हैलोजन सीरीज है इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है। जैसे मैं ऐसे कहूँ कि अगर हम कंपैरिजन करें
ऑक्सीजन और फ्लोरीन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी में, तो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। और फिर अगर हम कंपैरिजन करें, ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर और इसको कंपेयर करेंगे क्लोरीन से, तो ये ज़्यादा होगा। मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हर पीरियड के, जो संगत परमाणु हैं हर आवर्त के, उनमें हैलोजन परमाणुओं की जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है, आयनन विभव होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है ये देख लेते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब आप लेफ्ट टू राइट आते हैं, ठीक है, जब आप लेफ्ट टू राइट आते हैं तो साइज क्या होती है, बहुत डिक्रीज करती है, साइज बहुत डिक्रीज करती है। और साइज बहुत डिक्रीज करने का मतलब है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, आयनन विभव क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब साइज छोटी होगी तो जिस इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है परमाणु से, एटम से, वो न्यूक्लियस के बहुत करीब हो जाएगा। और जब बहुत करीब हो जाएगा तो उसके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और वो आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको ज़्यादा एनर्जी देनी होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इसी की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव क्या होता है, बढ़ जाता है जब साइज घटती है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई। इसके बाद क्या आता है देख लेते हैं। दूसरा रीजन जो होता है इनकी हायर आयोनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू का, इनके उच्च आयन विभव का, वो कारण ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, जो हैलोजेंस होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होती है बहुत हाई होती है। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत हाई है तो इसका मतलब इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, बहुत हाई है। क्लियर है? मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आप उसको कितना आसानी से खींच सकते हैं, कितने तेजी से आप खींच सकते हैं। तो जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत हाई होगी तो इलेक्ट्रॉन ये बहुत जोर से अपनी तरफ खींचेंगे। इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो दो रीजन होते हैं हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन थेरेपी के, क्या? एक तो बहुत छोटी साइज और दूसरा हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि हैलोजेंस के केस में हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी को या आयनन विभव को इतना इम्पोर्टेंस ना दे करके हम इम्पोर्टेंस देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा। ठीक है, तो नाम से ही पता ना कि ऐसी एनर्जी जो निकलेगी, कब निकलेगी? जब कोई हैलोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को डिफाइन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी कर रखा था कि जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाती है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि ये भी मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है डेल्टा एच ई जी, ठीक है, इसको हम कम या ज्यादा नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि मोर निगेटिव मतलब अधिक ऋणात्मक और फिर लेस निगेटिव के टर्म में मेजर करते हैं। मोर निगेटिव, अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा का मोर निगेटिव या अधिक ऋणात्मक मान होने का मतलब है कि क्या हो रहा है, एनर्जी ज्यादा निकल रही है, ऊर्जा ज्यादा निकल रही। ऊर्जा मतलब एनर्जी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का लेस निगेटिव होने का मतलब है कि एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है, कम निकल रही। क्लियर है? अच्छा, अगर
कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ज़्यादा एनर्जी निकालता है, तो उस केस में वो क्या होता है, उस केस में वो मोर स्टेबल होता है, मतलब ज़्यादा स्थायी हो गया। क्या मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ज़्यादा एनर्जी निकल ले, ठीक है, तो क्या होगा, वो एटम जो होगा वो अधिक अस्थायी हो गया, मोर स्टेबल हो गया। और दूसरा, अगर वो एनर्जी कम निकाल रहा है तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं। अब मैंने बताया था आपको कि जब आप फ्लोरीन, जब आपकी साइज बढ़ती है, जब आपके एटम की साइज बढ़ती है तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा का मान होता है वो क्या होता है, लेस निगेटिव, मतलब कम ऋणात्मक। क्यों, ये भी देख लेते हैं। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पिछले वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दिया क्लोरीन, क्लोरीन में 3 शेल होते हैं, मैंने बना दिया N=3। जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहीं आएगा। भाई आपके घर कोई मेहमान आता है तो उसको अंदर वाले कमरे में नहीं बैठाते हैं, पहले बाहर वाले कमरे में ही बैठाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन मेहमान है, ये यहाँ पे आया, ये यहीं पे रुकेगा। तो जब ये यहाँ पे आया, यहीं पे सिचुएट हो गया, ठीक है। तो अब इसके और इसके बीच की दूरी, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है, वही ना एनर्जी निकलने का या ऊर्जा निकलने का कारण है। क्यों, इन्हीं और इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के पीछे तो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, इसी की वजह से तो एनर्जी निकल रही है। अगर ये आकर्षण बल ना होता तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाता, ठीक है। तो एक चीज ये देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगी। और फिर अगर हम बात कर लें 1 2 3 4, ये हमारा है ब्रोमीन। अब देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया ब्रोमीन के केस में, ये मैं यहाँ लिख दूँ ब्रोमीन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका हो गया ब्रोमीन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोरीन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, वो क्लोरीन में न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। क्लोरीन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। अब न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होने का मतलब है कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने का मतलब है कि एनर्जी ज्यादा निकलेगी, है ना। और एनर्जी ज्यादा निकलने का मतलब है कि डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा की, वो क्या होगी, मोर निगेटिव होगी। रही बात ब्रोमीन की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पे है, ठीक है, न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे n=4 में आया है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे n=3 में आया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है यहाँ पे नजदीक होगा, यहाँ पे दूर होगा। तो ये जब दूरी बढ़ती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। और आकर्षण बल कम होने की वजह से एनर्जी जो निकलेगी वो क्या होगी, कम निकलेगी। क्लियर है। तो इस वजह से जब साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा का मान कम ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम क्लोरीन से चलें और आयोडीन तक पहुंचें तो जो सबसे ज्यादा मोर नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, वो किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। उसके बाद किसकी होगी, ब्रोमीन की होगी। उसके बाद किसकी होगी, आयोडीन की होगी, ठीक है। क्या मैंने बताया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा मोर नेगेटिव, ब्रोमीन की उससे कम नेगेटिव, और आयोडीन की सबसे लेस नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होनी चाहिए, साइज बहुत छोटी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये देखिए, ठीक है। मैंने लिख रखा है कि अगर साइज छोटी होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, बहुत हायर वैल्यू क्या उसकी होगी, निगेटिव, जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वो बहुत निगेटिव आएगी, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अगर फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा लेस, मोर नेगेटिव किसमें होनी चाहिए थी, फ्लोरीन में होनी चाहिए थी, पर ऐसा होता नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई फ्लोरीन हैज लेस नेगेटिव डेल्टा एच ई देन क्लोरीन। ठीक है, मैं इसको हिंदी में लिख दूं कि फ्लोरीन की डेल्टा एच ई जी मतलब इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा क्लोरीन से कम ऋणात्मक क्यों होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है बड़ा आसान, देखते हैं साइज में इसका आंसर छिपा हुआ है। देखिए फ्लोरीन जो है इसके पास n की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी 2 है, और जो क्लोरीन है इसके पास n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3 है। अब अगर n की वैल्यू 2 होती है तो इसका मतलब इसमें 2 ऑर्बिटल हो सकते हैं 2s एंड 2p। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपने आउटर मोस्ट सेल में रख सकता है। मतलब बाहरी कोश में फ्लोरीन के मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और क्लोरीन अगर n बराबर 3 है तो इसका मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल संभव है 3s 3p और 3d। अगर इलेक्ट्रॉन रखने की बात की जाए तो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन रख लेगा, 2 यहाँ पे रख लेगा 3s में, 6 यहाँ पे रख लेगा और d में 10 इलेक्ट्रॉन रख लेगा। तो रखने को तो ये मतलब 15-20 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 10 6 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख सकता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे देखिए एक तो फ्लोरीन का जो 2s और 2p वाला ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 6 7 है, ये बड़ा छोटा सा। ठीक है, और क्लोरीन के केस में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या है ध्यान से समझिएगा कि फ्लोरीन का जो कमरा है, फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन को आना है, ठीक है, फ्लोरीन का जो कमरा है जिसमें इलेक्ट्रॉन को वो इनवाइट कर रहा है वो बहुत छोटा है। ठीक है, अच्छा छोटा है, चलिए कोई बात नहीं। और उस कमरे में पहले से 7 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि साइज छोटा है कमरे का और उसमें पहले से 7 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं तो ये निगेटिव चार्ज वाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले से 7 निगेटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिपेल करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जितनी स्पीड से जाना चाहिए उतनी स्पीड से जाएगा नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है न्यूक्लियस में, ये समझिए न्यूक्लियस में है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है इसको वापस धकेल रहा है कि नहीं मत आओ मत आओ मत आओ। क्यों, रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, तो जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए था उतनी स्पीड से जा नहीं रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का इंसर्शन, इलेक्ट्रॉन का प्रवेश थोड़ा सा रुक रहा है। ठीक है, तो जब प्रवेश रुक रहा है इसका मतलब क्या है कि वैल्यू जो होगी डेल्टा एच ई जी की वो कम होगी। मतलब क्या है, लेस नेगेटिव। एक बार फिर से समझ लें कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन में इंसर्ट किया जाता है, जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं कि नहीं मत आओ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो काम आसानी से हो जाए उसी में आप ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना, इस काम में थोड़ा सा मुश्किल आ रही है। भाई इलेक्ट्रॉन तो आप इंसर्ट करा ही लेंगे क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, अब आपसे इलेक्ट्रॉन तो जीत नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप जबरदस्ती कर देते हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने में बड़ा इसको दिक्कत आती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो डेल्टा एच ई जी की वैल्यू है वो क्या है, लेस नेगेटिव। दूसरे केस में कहें कि क्लोरीन के केस में भी 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, पर यहाँ पे है क्या, ठीक ना, कि जब ये इलेक्ट्रॉन जाता है तो 2 चीजें हैं, एक तो इसका कमरा बड़ा है, ऑर्बिटल बड़ा है, और दूसरा इसके पास खाली जगहें हैं। अगर 3p में इलेक्ट्रॉन नहीं फिट होता है, 3p में स्टेबल नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा क्लोरीन, 3d में कर लेगा। उसके पास तो जगह है ना खाली। आपके यहाँ एक मेहमान आए, आपके यहाँ सोचिए सिर्फ एक ही कमरा है, उसमें से पहले 7 लोग रह रहे थे, तो 8वां बंदा जब आएगा, मेहमान जो आएगा उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप चाहेंगे कि वो रात ना रुके। लेकिन अगर आप बहुत रईस हैं, आपके यहाँ पहले से ही 7-8 कमरे पहले से खाली पड़े हैं, तो
आप तो चाहेंगे ना कि हाँ आसानी से कोई मेहमान आ जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लोरीन क्या है, रईस है, और फ्लोरीन थोड़ा सा गरीब है। तो गरीब होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को इनवाइट नहीं करना चाहता है, ठीक है। और क्लोरीन आराम से रईसी दिखाते हुए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे डेल्टा Heg की वैल्यू क्या हो जाती है, मोर नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो फैक्ट होता है, साइंटिफिक जो टर्म होता है, इसको यहाँ पे हम बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, हिंदी में बोलते हैं अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि वाई फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन, तो आप सिंपल अगर ये लाइन भी बोल दें कि ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन या अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के द्वारा ये ऐसा काम होता है, तो वो भी आंसर आपका सही होगा। अब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसा क्या हुआ, ये आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन का वेटेज कितना है, कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता। अब विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो 1 साइज होती है। मतलब क्या है कि अगर साइज बढ़ेगी तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी, और अगर साइज घटेगी तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है, घटती है, क्योंकि साइज बढ़ती है। ठीक है, अच्छा, एक फैक्ट है कि फ्लोरीन जो होता है इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन टेबल। पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन जो होता है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता से बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं। चलिए ठीक है, हम लोग बाद में भी देखेंगे, इसी वीडियो में बाद में देखते हैं। तो साइज घटेगी अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और साइज अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, घट जाएगी, सॉरी। तो ये चीज यहाँ पे हो गई, इनवर्स रिलेशन होता है दोनों में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर के 2 एलिमेंट्स हैं ये क्या है, गैस। ठीक है, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड, और आयोडीन क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो गैस है, सारी गैसेस कैसी होती हैं, डायटोमिक होती हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन। देखिए F2OCl2, मतलब इसके ये हमेशा द्विपरमाणु होते हैं। ठीक है, मतलब इसके 2 परमाणु, 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल, एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अगर इन दोनों के बीच बॉन्ड बनता है, FF ऐसे बनेगा, और Cl और ये Cl ऐसे बनेगा, तो बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ इसमें ज्यादा है ना। जो आबंध लंबाई है किसमें ज्यादा है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl में ज्यादा है ना, और F सिंगल बॉन्ड F में कम है। ठीक है, अच्छा, अगर वियोजन ऊर्जा की बात की जाए, बंध वियोजन ऊर्जा, आबंध वियोजन ऊर्जा की बात की जाए, तो होना क्या चाहिए कि क्लोरीन की आबंध वियोजन ऊर्जा कम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा था कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे जो वियोजन ऊर्जा है वो क्या होता है, घटती है, मतलब इनवर्स रिलेशन। मैंने आपको बताया था, याद करिए कि एक बड़ी रस्सी को तोड़ना आसान काम होता है, छोटी रस्सी को तोड़ना सा मुश्किल काम होता है। ठीक है, उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया की अनुप्रस्थ काट की जो रस्सी होती है, अगर वो छोटी रहे तो उसको तोड़ना मुश्किल काम होगा, और बड़ी रस्सी रहेगी उसको तोड़ना आसान काम होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से किस बॉन्ड को तोड़ना आसान रहेगा, ऑब्वियस है इस बॉन्ड को तोड़ना, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान रहेगा। पर नहीं,
अगर देखा जाए एक्चुअल में तो जो वियोजन ऊर्जा है वो F माइनस एफ या फिर F सिंगल बॉन्ड F, फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड की जो वियोजन ऊर्जा है वो क्या है, लेस है, और Cl सिंगल बॉन्ड Cl इसकी जो वियोजन ऊर्जा है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है, हाई। इसका रीजन भी यही है कि फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, मैं यहां बना दूं, फ्लोरीन के 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो देखिए एक तो बहुत छोटा है, फ्लोरीन क्या है, बहुत छोटा है। अब इसी दो छोटे छोटे फ्लोरीन ने 14 इलेक्ट्रॉन संभाल रखे हैं, है ना, 14 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में, बाहरी कोश में संभाल रखे हैं। तो ये यहाँ पे भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है, और इसी की वजह से जो बंध वियोजन ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि नहीं, बड़ा दिक्कत हो रहा है, कंजस्टेड हो गया है ना, बहुत भीड़ लग रही है यहाँ पे, दम घुट रहा है, ऐसा कुछ समझिए। तो ये दोनों जो परमाणु होते हैं दूर भागना चाहते हैं, और दूर भागने के चक्कर में ये बंध वियोजन ऊर्जा जो होती है उसका मान कम कर देते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू क्या करते हैं, कम कर देते हैं। दूसरा अगर आप रीजन देना चाहें तो आप सिंपल दे सकते हैं कि स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, है ना, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि फ्लोरीन जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है, वियोजन ऊर्जा, उसकी वैल्यू कम क्यों होती है क्लोरीन से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखिए अगर हम देखें ध्यान से, ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने से एक इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस है। अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सब के सब पहले तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते ही दिखाते हैं, ठीक है। सबसे सभी जो तत्व होते हैं, सभी जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 17 के हैलोजन के, वो क्या करते हैं, सब के सब ऑक्सीडेशन नंबर 1, ऑक्सीकरण अवस्था -1 दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लोरीन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ -1 ही दिखाता है, ठीक है। फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 दिखाता है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होती है, स्मॉल साइज होती है, और फिर इसकी जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है, वो क्या होती है, बहुत हाई होती है, ठीक है, ये बहुत हाई होती है। तो इस कारण से ये सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण अवस्था -1 दिखाता है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट -1 दिखाता है, चलिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद के जो एटम्स होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, ठीक है, तो ये +1 +3 +5 +7 सब दिखा देते हैं, ठीक है। ये जब छोटे हैलोजन से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जब छोटे हैलोजन किसी छोटे हैलोजन से रिएक्शन करते हैं, या फिर किसी हायर वैल्यू जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हायर होती है उनसे रिएक्शन करते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत हाई होती है उनसे रिएक्शन करते हैं, तब ये ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा लेते हैं। क्यों दिखा लेते हैं? क्योंकि इनकी साइज बड़ी है, और साइज बड़ी होने की वजह से इनके पास d ऑर्बिटल है। देखिए ये क्यों दिखा ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल, ठीक है। तो फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये मल्टीपल स्टेट्स दिखा सकते हैं, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखा सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक लास्ट चीज देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो 3 चीजें लिखी गई हैं कि डी ऑर्बिटल का ना होना, फ्लोरीन की छोटी साइज और हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये फ्लोरीन के एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण है, ये फ्लोरीन के असामान्य जो व्यवहार होता है उसका भी कारण होता है। तो फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार क्या है? फ्लोरीन सिर्फ -1 का ऑक्सीडेशन नंबर दिखाया, ठीक है। फ्लोरीन की जो वियोजन ऊर्जा है, जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम है, ठीक है। वो क्यों इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, उसकी वैल्यू क्यों इतनी ज़्यादा है, और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा वो क्लोरीन से कम ऋणात्मक क्यों है। तो ये सब के सब उसके असामान्य व्यवहार में आते हैं। दूसरा असामान्य व्यवहार आप बोल सकते हैं कि फ्लोरीन क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बाकी के एलिमेंट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है।
तो असामान्य व्यवहार में क्या क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड का बनाना, वियोजन ऊर्जा, या फिर आप कह सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू कम होना, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस निगेटिव होना क्लोरीन से। ठीक है, और इन सब का रीजन क्या है, एज ऑलवेज डी ऑर्बिटल ना होना, स्मॉल साइज, हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये आप देख रहे होंगे कि नहीं, हमने नाइट्रोजन का भी यही बोला, ऑक्सीजन का भी यही बोला, और फ्लोरीन का भी यही बोला। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, देखिए ध्यान से कर, फ्लोरीन, हीलियम 2s2 2p5, एक इलेक्ट्रॉन के पास अगर इसको मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन का साथ मिल जाए, तो ये क्या बन जाएगा, नोबेल गैस का कन्फिग्रेशन मिल जाएगा, इसको उत्कृष्ट गैस का विन्यास इसको मिल जाएगा। तो बस अब इसी चक्कर में क्या करता है, जहां कहीं इसको, अच्छा दूसरी चीज ये भी है कि ये जो क्या है, बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक। ठीक है, दो चीजें ध्यान से देखेंगे कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ कम है अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने से, नोबेल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने से, और इसकी वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू क्या है, बहुत हाई है। इसको जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिलता है ये तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अगर फ्लोरीन ऐसे है और इसके बगल में इसी के ग्रुप के हैलोजन एटम्स आ जाएं, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। ये देखिए, और ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये देखिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था फ्लोरीन का, 0 था, और यहाँ पे कितना, -1। तो फ्लोरीन क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया। फ्लोरीन क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया। और यहाँ पे देखिए जो अदर हैलोजन था -1 था, और यहाँ पे कितना हो गया, 0। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो खुद रिड्यूस होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, देख सकते हैं कि अगर फ्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, फ्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस होने के चक्कर में क्या कर रहा है कि इसके पास जो दूसरा वाला हैलोजन था, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर ले रहा है ना। जब एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है कि ये F2 से F- बन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और ये X- क्या हो जा रहा है, X बन जा रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना किस बात पर डिपेंड कर रहा है, कितनी आसानी से फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में फ्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जो दूसरा वाला हाइड्रोजन था वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। इसको हम ऐसे भी कंफर्म कर सकते हैं कि अगर हम फ्लोरीन को पानी में डालें, ठीक है, अगर हम फ्लोरीन को पानी में डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपको हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन आयन ये देता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, कैसे, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, -2 था, यहाँ पे कितना, 0 है, ऑक्सीडेशन हुआ ना। ये इतना पावरफुल है कि इसने वाटर को भी क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। क्लियर है, तो ये, अच्छा दूसरे अगर हेलोजन की बात की जाए, अगर कोई हम दूसरा हेलोजन ले लें अदर देन X स्टैंड फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनमें से कोई अगर हम ले लें और इनका अगर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो ये हेलोजन एसिड और हाइपोहेलस एसिड बनाते हैं, HX एंड HOX ये बनाते हैं। देखिए इन्होंने कहीं पे भी वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं किया है, लेकिन फ्लोरीन ने क्या किया है, फ्लोरीन ने वाटर को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन लिबरेट कर दी। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो 2 फ्लोरीन, 4 ये, और ये 2 और ये 4। ठीक है,
तो ये आप देख सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ विल यू शो द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ फ्लोरीन, तो आप को बस कुछ ऐसे रिएक्शंस लिख देने हैं, कुछ ऐसे एविडेंसेस दे देने हैं जहाँ पे फ्लोरीन अपने बगल वाले एटम को ऑक्सीडाइज कर रहा हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो पिछले वीडियोस हैं मेरे इसी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के उनको जरूर देखें। उसके बेसिस पे आप नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और आगे की चीज़ें आपको और क्लियर से समझ में आएगी। थैंक यू।